आर.के. वर्मा तो केवल जनता में जहर बोल रहा है। वो जनता को जो है वो कर रहा है, जात पात लड़ा रहा है। जैसे आपके पास बैठेगा तो जैसे एक जात पटेल पास बैठे उसकी बात है, श्रवण पास उसकी बात करेगा, एससी के पास बैठे वहां बात है, केवल हम लोग को लड़ाता है। फिर अब जनता हमारी रानीगंज तो पछता रही है। रानीगंज में तो लोग कह रहे हैं कि विधायक जी कब आप टिकट लेकर कब मैं वोट करूं, अब तो पछता रहे हैं लोग। तो डंका यहाँ भी बजेगा। हमारी उत्तर प्रदेश संगठन तय करेगा टिकट, हमारा केंद्र टिकट तय करेगा, हमारे यहाँ प्रक्रिया है, सब तय होता है। लेकिन इसके माध्यम से आप कहना चाहता हूँ कि होल्डिंग लगाए कोई दावेदार, वो कार्यकर्ताओं को जो सौर ऊर्जा ये सब आयु नहीं दिया, वो अपने ड्राइवर और कंडक्टर जो वहाँ के एक कंपनी बैठी थी, वहाँ के संगम फाउंडेशन वो बनाए थे, उसके कारण वो दे रहे थे सामान। नल दिया उन्होंने, सर किसी कार्यकर्ता को उन्होंने पहले पर नहीं दिया ना कार्यकर्ता को दिया। मैं इसका आरोप, मेरे पास सूची है उसकी, मैंने देखा कई लोग पा गए। अब गंभीर आरोप अपनी पार्टी के सांसद पे लगा। हाँ लगा रहे, पूर्व सांसद को तो हरदम लगाए हैं। मैंने पहले भी कहा था वो गंदा आदमी है। ये वही प्रतापगढ़ है, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, इस सरकार को छोड़ दिया जाए, 22 से चलने वाला सत्र छोड़ दिया जाए, बीते जितनी भी सरकार रहे इसमें 2 या 3 मंत्री प्रतापगढ़ से जरूर रहे, लेकिन आज भी माननीय विधायक जी प्रतापगढ़ के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए अपना घर, अपना गांव, अपना शहर छोड़ना ही पड़ता है। आज भी मुख्य रूप से रोजगार के लिए लोगों को दिल्ली मुंबई जाकर अपना माथा रगड़ना ही पड़ता है। माननीय विधायक जी, आपकी सरकार है, आपकी सरकार प्रतापगढ़ के युवाओं के लिए इस दिशा में क्या कर रही है? अखिलेश यादव जी क्या बोले, उनको पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन समझ में नहीं आता क्या बोल देते हैं। किसके ट्वीट करने वाले नेता है, उनको समझ नहीं है कोई। अब उनको यही देखिए, ये बासी वाली घटना में वो कहते हैं पीडीए, चंद्रशेखर रावण की जो बोली भाषा है, कोई पढ़ी लिखी बात नहीं लगती है। वो सांसद में बोलते हैं कि पहुंचे हैं, उसकी भाषा हमको अच्छी नहीं लगती। शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रतापगढ़ के एक ऐसे नेता जिनके विषय में पूरे प्रदेश में ये बात कही जाती है कि इनसे कभी शर्त मत लगाइएगा, क्योंकि जो इनसे शर्त लगाता है साहब, ये शर्त जीतकर जिला पंचायत होते हैं और फिर विधायक भी बन जाते हैं। ऐसे हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक श्रीमान धीरज ओझा जी। सब स्वागत है आपका सुलभ भारत। धन्यवाद। जिला पंचायत शिवगढ़ तृतीय से आपके सामने शर्त रखी गई थी कि आप अगर जिला पंचायत जीतेंगे, जिला पंचायत की सीट जीतते हैं, तब आपको पार्टी विधायक का टिकट देगी। क्या कहानी थी? जी, एक बैठक थी स्नो होटल में, हमारे प्रभारी उस समय के आए थे माननीय सुनील ओझा जी, और उसमें उन्होंने बैठक में चैलेंज किया, कहा सबको, कार्यकर्ताओं सब बड़े, सब वरिष्ठ नेता सब थे, मैं भी उस बैठक में था। उन्होंने कहा कि जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेगा मैं उसको टिकट दूंगा, और जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ के आए उसको मैं टिकट दूंगा। तो उनकी बात को मुझको लगा और पार्टी में भी ये चर्चा हुई, तो मैंने कहा मैं लड़ूंगा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, पार्टी हमको टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा। तो मैं उसी दिन पूरा चैलेंज स्वीकार कर लिया, क्योंकि गांव का चुनाव था। पहले तो मैं डरा, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं लड़ूंगा। फिर मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ा, चुनाव में जीता भी। यही उसमें वो बात हुई थी संगठन, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। क्या डर था जिला पंचायत का चुनाव लड़ना उस समय? ऐसा क्या डर था? क्या हाँ था, क्योंकि लोकल रानीगंज में मैं आता तो था ही, लेकिन लोकल लोग लड़ रहे थे चुनाव, और गांव के ही लोग थे, और सभी परिचित लोग थे, और हर गांव लगभग उसमें लड़ रहे थे। जो 25 गांव है, लगभग भाई 20-22 कैंडिडेट है, और सब लोकल हैं, सब इशू था उसमें। अब लोकल में सोच रहे कि इसको लड़े कि न लड़े, हमको बड़ा चुनाव लड़ना है। लोग सोचेंगे जिला पंचायत विधायक धीरज ओझा लड़ने चले आए हैं, इनको बड़ा चुनाव लड़ना चाहिए, लोग कह भी रहे थे। लेकिन पार्टी ने कह दिया, तो और अपने लोग भी जो यहाँ तैयारी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, वो भी नहीं लड़ पाए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यही डर था कि लोकल, ये नहीं था चुनाव हारेंगे जीते तो नहीं, लेकिन ये डर था कि हमारे जो लोकल कार्यकर्ता है, जो हमारे लोग हैं, वो जो है बेचारे तैयारी किए हैं इतने साल। मैं 1 महीने में आ रहा है चुनाव लड़ रहा हूँ, 1-2 महीने में लड़ गया, तो यही डर था इसका, और कोई डर ऐसे नहीं। 2017 में आपने चुनाव लड़ा, सशर्त चुनाव लड़ा, टिकट के लिए आपका संघर्ष रहा, आपने कैबिनेट मंत्री को हराया और आप विधायक। 22 में आप विधायक थे, फिर आपको देखा गया कि टिकट के लिए संघर्ष करना पड़ा, अंततः आपको पार्टी ने टिकट दिया। क्या कारण था इतना देर टिकट मिलने? हाँ, ये तो यही तो एक वो हुआ है, थोड़ा लेट में टिकट मिलने से तो घाटा हुआ, हम हर जगह और जगह पहुंच नहीं पाए। अब पार्टी केंद्रीय नेतृत्व है, हमारा उत्तर प्रदेश नेतृत्व है,
अब उस समय जो है कुछ ऐसी उनकी सूचनाएं रही होंगी, कुछ बताया रहा होगा कोई, तो वो लोग अपना तय किए। लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर विश्वास की, हमको ही टिकट दिया। तब भी मैं चुनाव लड़ा और उसमें जो है बहुत से नेतागण, उसमें जानते हैं आप, कई दल से आके कुछ लोग ज्वाइन भी किए थे। लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी हमारे विश्वास के, यहाँ के कार्यकर्ताओं की आवाज भी थी। यहाँ के बहुत से कार्यकर्ता हमारे लखनऊ में भी गए। मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ, लेकिन फिर से भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर विश्वास की, मैं चुनाव लड़ा। बहुत कम मंतों से चुनाव गड़बड़ हुआ, लेकिन तब भी मैं रानी जन की सेवा अभी भी कर रहा हूँ। आपके सामने आप देख ही रहे हैं। 17 में आपने कैबिनेट मंत्री को हराया जी, और विधायक हुए थे। लहर थी उस समय भाजपा की। 22 में जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय योगी जी का सुशासन, पुलिस प्रशासन और एक कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ी चर्चाएं पूरे देश में थी, और उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। 22 में चुनाव आप हार गए। आप एक कैंडिडेट के तौर पर जब मंथन करते हैं तो क्या निकल कर आता है, क्यों आप चुनाव हारे? देखिए, उस बार से वोट हमको ज्यादा मिला योगी जी की सरकार का, हमारे काम से। और मैं 63,000 से 73,000 पहुंच गया। वोट मेरा बढ़ा, लेकिन कुछ ऐसी डायरेक्ट फाइट भी हो गई। बहुजन समाज पार्टी कोई चुनाव नहीं लड़ पाई यहाँ, क्योंकि उसका कैंडिडेट आया था अस्पताल वाला। हम सोचे अच्छा चुनाव लड़ेगा, नहीं लड़ पाया। तो इसमें कुछ जात पात हो गया। जैसे कि हम इधर से चुनाव पूरा जीते, हमारा गौरव कुछ गड़बड़ हुआ। वहां जात पात के कारण, विकास के कारण नहीं चुनाव नहीं हारा। मोदी योगी का जलवा भी था, उसी कारण वोट भी खूब मिला। लेकिन केवल मैं कुछ जात के कारण मैं चुनाव हारा, और इसी जात के कारण उधर जो साइड है, उधर एक तरफा जो है, जैसे मैं सुगर जीत लिया, दिलीपपुर जीत लिया, देलूपुर जीत लिया, ये सब हम जीतते चले गए। गौरा में इधर भी हम जीते, लेकिन जब इधर दक्षिणांत साइड गए तो उधर मेरी हार हुई। सोमनसा साइड, उधर नारायणपुर कलाई साइड, तो वहां पे एक जात विशेष के कारण जो है मेरी हार हुई। और जो कि हमारा अपना दल से गठबंधन भी था, लेकिन अपना दल का गठबंधन यहाँ जो है हमारे विधानसभा नहीं, और जगह पता चला है हमारे यहाँ अपना दल का गठबंधन कोई माने नहीं। वहाँ एक जात विशेष के लोग आ गए, वो आ गया तो उसको वोट कर दिए। लेकिन आज की जनता जो है पछता भी, वो भी लोग पछता रहे। हम धीरज ओझा हमारे इतने काम किए तो मुझको उनको ही चुनना था। अब पछता रहे, 1000 वोट से चुनाव गड़बड़ हुआ। और इस तो हमको भी है कि इतना पहुंच के, भाई बहुत लंबा अंतर होता तो एक बार सोचते, इतना पहुंच के हम हो गया। और मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहूँ, उसमें कुछ लोग हमारे पार्टी के लोग, उसको आप खबर बनाइएगा, हमारे पार्टी के लोग ने विरोध किया है। मेरे पास नाम है, मेरे पार्टी के लोग जो बड़े नेता चौल से, वो भी चुनाव में मेरा विरोध किए। लेकिन ठीक है, विरोध किए ठीक है, लेकिन भारतीय जनता, मेरा विरोध करना था भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, कमल का नहीं विरोध करना चाहिए। और कमल के साथ जो आएगा हम लोग साथ रहते हैं। हम तो इतने दिन से भाजपा में काम, हम तो हरदम कमल साथ रहते हैं, किसी तो ये सब यही मामला था, इसी से कम अंतर सब चुनाव हारे। देखा जा रहा है विधायक जी की 2022 से लेकर अब तक प्रतापगढ़ में, खासकर प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे आया है। 2024 के चुनाव में करारी हार पार्टी की हुई प्रतापगढ़ में। क्या कारण लगता है, क्यों ऐसा हुआ? क्या क्षेत्रीय मुद्दे हावी हुए या राष्ट्रीय मुद्दे हावी हुए? 2024 के लोकसभा चुनाव की बात में आपसे बताना चाहता हूँ। एक तो बताया गया कि वो ये संविधान खत्म कर रहे हैं, विपक्ष ने बहुत वो किया। दूसरी बात, क्षेत्रीय भी मुद्दा बहुत थे। क्षेत्रीय मुद्दा ये थे कि उसमें जो है, जो हमारे प्रत्याशी लड़ रहे थे चुनाव, वो जो है कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं किया। वो कार्यकर्ताओं से मिलते रहे, कार्यकर्ताओं को काम भी नहीं करते थे। और जो वहां के स्थापित नेता थे विधानसभा के, उनसे भी संवाद नहीं करते थे। तो ये भी आज कोई काम उन्होंने किया नहीं। जो मोदी जी योगी जी काम किया तो किया, बड़ी बात कर रहे हैं आप। हाँ, मोदी योगी काम किए उनके, और 5 साल में उनका काम आप बताएं। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, 5 साल में उनका काम आप बताएं। और मोदी योगी का काम तो बहुत है उनके उधर, लेकिन उनको भी काम लाना था। उनको भी रानीगंज नहीं, पूरे सांसद जो लोकसभा है, वही भी बड़ी उपलब्धि देना था। वही काम आप गिना रहे हो जो हरबंश जी हम लोग ने किया। सांसद हरबंश जी काम किए थे, सांसद थे यहाँ के, बहुत से काम लाए। ओवरब्रिज बनवाया उन्होंने चिलविला में, स्टेशन का सोनीकरण हरबंश जी काम, उन्हीं का मेडिकल कॉलेज हरबंश जी लाए, हम लोग लाए। तो हरबंश जी का काम दिखा हमको। लेकिन 19 से ये फर्जी काम, वही बाईपास बताना, वो बताना, जो उनका काम था वही एक बता रहे हैं कि हमने लालगंज से यहाँ जुड़वा रहे हैं। अभी काम नहीं स्टार्ट हुआ है, वो भी होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन
कोई काम ऐसा नहीं है कि जो बता। और सुनिए क्या किया, वो कार्यकर्ताओं को जो सौर ऊर्जा ऐसा वायु नहीं दिया, वो अपने ड्राइवर और कंडक्टर जो वहाँ के एक कंपनी बैठी थी, वहाँ के संगम फाउंडेशन वो बनाए थे, उसके कारण वो दे रहे थे सामान। नल दिया उन्होंने, सर किसी कार्यकर्ता को उन्होंने कहने पर नहीं दिया, ना कार्यकर्ता को दिया। मैं इसका आरोप, मेरे पास सूची है उसकी, मैंने देखा कई लोग पा गए। अब गंभीर आरोप अपनी पार्टी के सांसद पे लगा। हाँ लगा रहे, पूर्व सांसद को तो हरदम लगाए हैं। मैंने पहले भी कहा था वो गंदा आदमी है, तो वो उन्होंने जो है वो कार्यकर्ताओं को नहीं दिया, हमारे रानीगंज तो नहीं दिया, और तो मैं नहीं जानता हूँ। हाँ उन्होंने नहीं दिया, तो ये भी मुद्दा था हारने का। तब भी हम लोग ने, सुनिए, तब भी हम लोग ने, मोदी जी का कार्यक्रम आया, हम लोग ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत भीड़ लग गई उस कार्यक्रम सभा। एक महाराज जी का कार्यक्रम आया, हम लोग ले गए वहां, भीड़ रानी के सामने ले गए, रामपुर पास में गृह मंत्री जी आए, हम लोग रानीगंज पट्टी ले गए, मंत्री जी भी लगे वहां। तब हम लोग ने बनाया भाई पार्टी का, हम लोग सब आए, हमारे बड़े अच्छे आए थे, हमारे मंत्री जी आए थे, राजभर जी, सबको, हमारे प्रभारी कौशलेंद्र पटेल जी, हमारे राणा जी, सबको इकट्ठा किया उन्होंने। तब भी बहुत मेहनत, नहीं तो इतना भी वोट नहीं पाते, ये भी कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँ। लेकिन हम लोग लगे, फिर तब भारतीय जनता पार्टी का वोट मिला। अभी उनको निर्दलीय लड़ा दीजिए, मैं आपके माध्यम से निर्दलीय लड़ ले चुनाव, और मुझको लड़ा दीजिए, निर्दलीय मैं भी लड़ूंगा, आपके उससे कह रहा हूँ। दुगुना वोट ना पा जाऊं तो राजनीति करना छोड़ दूंगा। वो क्या राजनीति करेंगे, ऐसे लोग जो है राजनीति क्या करेंगे, वो कार्यकर्ता को देखे नहीं, कार्यकर्ता कभी सम्मान नहीं करते हैं। आपके कहने का अनुसार है आदरणीय धीरज ओझा और माननीय पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता को निर्दलीय चुनाव लड़ा दिया जाए। हाँ हाँ लड़ ले, हाँ लड़ ले हमारे सामने, उनकी जमानत जब्त करा दूंगा। हाँ ये कह रहा हूँ मन से, एक मुकाबला ये चाहते हैं आप? हम चाहते हो लड़ ले, कितनी जनता उनका प्राप्त लड़े, मैं कितना हूँ, उनके हिम्मत हो जहां से लड़ने। मैं आपके माध्यम चैलेंज भी करता हूँ पूर्व सांसद जी को, हाँ संगम लाल जी को, दम 27 का चुनाव सर दूर नहीं है। आपने बहुत ही ऐसे क्रूशियल स्टेज में चुनाव जीता था 2017 में, जब यहाँ पे कैबिनेट मंत्री पूरी ताकत के साथ विद्यमान थे। 27 का चुनाव दूर नहीं है, क्या लगता है मान्यवर, क्या माहौल रहेगा 27 में? देखिए 27 को हम लोग जीतेंगे चुनाव, बहुत अच्छा माहौल है। आज 66 करोड़ जनता कुंभ में स्नान कर रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति जो है पूरे देश प्रदेश में सही है। आज जो है राम राज्य है, आज कोई गुंडई करके नहीं जा सकता, महिलाओं को कोई छेड़ नहीं सकता है, कहीं को नहीं है। इसलिए आज हमारी योगी जी की सरकार 5 लाख हम लोग युवाओं को जो है बिना उसके दे रहे हैं पैसा, और योगी जी की सरकार युवाओं को जो नौकरी मिली है, अभी भी पुलिस भर्ती हो रही है, उसमें 1 रुपया किसी के युवाओं को नहीं लगा पैसा। और योगी जी की सरकार में अब जो है कितने औद्योगिक क्षेत्र हमारे यहाँ बन रहा है, संसारपुर में कितनी फैक्ट्रियां हमारे संसारपुर आएंगी, यहाँ बगल में शनिदेव धाम के। तो योगी जी की सरकार में काम हो रहे हैं, और योगी जी की सड़क बनी, और जितने हमारे पर्यटन स्थल हैं वो बने, हमारे प्रतापगढ़ पर्यटन स्थल बने। तो योगी जी के कारण हम लोग उनके नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं हमारी सरकार, उसके नेतृत्व में सरकार हम लोग 27 फिर बनाएंगे, तीसरी बार बनाएंगे, आप देखिएगा। और प्रतापगढ़ में भी कमल खिलेगा, इसलिए कमल खिलेगा जो हमारे जिला अध्यक्ष इस समय है, सरल है, सौम है, कार्यकर्ताओं को सुनते हैं, वो कोई आरोप उनके ऊपर नहीं, हमारे वो उसके पहले जिला अध्यक्ष आप जानते हो, उनके ऊपर आरोप था, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं, दोबारा ही बने हैं अध्यक्ष। दूसरी बात ये सबको लेकर चल रहे हैं। तीसरी बात ये जो है सदस्यता अभियान चला, इनके नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग ने सदस्यता किया, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड सदस्यता प्रतापगढ़ में हुई है, काशी क्षेत्र नंबर 1 प्रतापगढ़ आया। तो अब जो है, इसलिए मुझको पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का डंका जो गड़बड़ हुआ था, वो फिर अब जनता हमारे रानीगंज तो पछता रही है। रानीगंज में तो लोग कह रहे हैं कि विधायक जी कब आप टिकट लेकर, कब मैं वोट करूं, तो पछता रहे हैं लोग। तो डंका यहाँ भी बजेगा रानीगंज में, जो गड़बड़ हुआ है, और पूरे उत्तर प्रदेश में बजेगा, फिर से योगी जी सरकार बनाएंगे। विधायक जी, आप रानीगंज के टिकट की बात कर रहे हैं, और रानीगंज में देखा जा रहा है लगातार दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है, लगातार लोग दावेदारी करते जा रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहाँ कोई दावेदार है? आप पता नहीं कहाँ देख रहे हो दावेदार। दावेदार ऐसे होर्डिंग लगाने से कोई दावेदार हो जाता है पार्टी? उस बार 28 लोग होर्डिंग लगाए थे, 35 लोग 2022 में, किसी के नाम पर। आप ऐसी बात आते हो, पार्टी नेतृत्व तय करेगा, केंद्र तो मैंने काम किया है, और हम काम लोग कर रहे हैं, पार्टी में अभी भी काम कर रहे हैं, तो कोई दावेदार कहाँ दिख रहा है हमको? जनता में सुख में उनके खड़े हो, आज कोई मामला हो, धीरज ओझा जा रहे हैं, इससे नहीं होता है दावेदार। होर्डिंग लगाने से कोई दावेदार नहीं होता है। उनके जनता के सुख दुख में जाना है, जनता के सुख दुख में काम करना है। और सुनिए दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से हमारी उत्तर प्रदेश
संगठन तय करेगा टिकट, हमारा केंद्र टिकट तय करेगा, हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, सब तय होता है। लेकिन इसके माध्यम से आप कहना चाहता हूँ कि होल्डिंग लगाए इस कोई दावेदार नहीं हो सकता है। आपने कानून व्यवस्था की बात की, आज अखिलेश यादव का जौनपुर दौरा है, वहां उन्होंने कहा कि जो बात हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, वही बात अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न्यायालय के बाद हमने नहीं सुना है क्या कहा। अखिलेश यादव भूल गए हैं। मुझको याद है 12 से 17 उनकी सरकार थी, इसी प्रतापगढ़ दुनिया तो नहीं देखा। जठवारा थाना में बिटिया की इज्जत लूट ली गई, थाने में इन्हीं सरकार थी। किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव की। एक कानून की बात करते हैं। इनकी सरकार में 6 अधिवक्ता को गोली मारी गई दिन दहाड़े, आपको यही प्रतापगढ़ में। इनकी सरकार में कोतवाली के बगल एक सुनार की दुकान गोली मार के हत्या लूट ली गया। इनकी सरकार में एक वकील की हत्या तहसील में होती है कैंपस में, और वही तहसील कोतवाली से निकल जाता है अपराधी। बात करते हैं अखिलेश यादव के कानून का राज था ही नहीं। रोज दंगा होते थे। मुजफ्फरपुर का दंगा देखिए, कितना दंगा, बदाऊं का दंगा देखिए, कितना दंगा इनकी सरकार कराती थी। रोज दंगा होते थे। इनकी राज में कहा कानून व्यवस्था की स्थिति सही थी। ये झूठ बोलते हैं, और ये इनके झूठ बोलने से अखिलेश यादव जुड़े, इसलिए चले गए। 12-17, 22 में फिर नहीं आए, 27 में फिर नहीं आएंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति बढ़ गया है योगी सरकार में। आप देखिए, ये तो कानून व्यवस्था की स्थिति के, अब तो पर्यटक आने लगे यहाँ। 66 करोड़ लोग ऐसे नहीं आए पर्यटक यहाँ, अब तो मंदिर में दर्शन करने लगे। विंध्याचल जा रहे हैं, देखो काशी में सब आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश आगरा आ रहे हैं। इतना बड़ा पर्यटक, और अब तो निवेश होने लगा। नोएडा में आप देखिए निवेश किए, आप देखिए जिले जिलों में निवेश हो रहा है। तो ये कैसे कह सकते हैं? अखिलेश जमाने में सब फैक्ट्री उखाड़ के अपने भाग जाते थे, हमको यहाँ काम ही नहीं करना है यूपी में। तो वहां गुंडा पहले गुंडा टैक्स दिया, कोई फैक्ट्री लेके आए, पहले हमारे यहाँ इतना जमा कर दो। अखिलेश यादव के जमाने में कहा जाता था। अब कोई कह दे कि हमको जमा कर दो, क्या हर्ष होता है देखिएगा। और ये तो अपराध, एक बात है, मुख्तार अंसारी किसने बढ़ाया? किसने अतीक अहमद को बढ़ाया? कितने अपराधियों के बढ़ाए? किसने बढ़ाया? केवल अखिलेश यादव ने बढ़ाया। हमारी सरकार कोई अपराध कर ले, बड़ा से बड़ा नेता हो, बड़ा से बड़ा वो हो, कोई भी हो, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई है, और दिखाई भी दिया, कई कार्रवाई किया है हम लोगों ने। तो ये सरकार हमारी कार्रवाई वाली है, ये वाली वो नहीं है। अखिलेश यादव बताएंगे कि वो है। विधायक जी, आप पूर्व विधायक हो गए, लेकिन आपका एटीट्यूड और आपका स्टाइल विधायक वाला है। आज भी लोगों से आप उसी स्टाइल में मिलते हैं, लोगों का काम उसी स्टाइल में करते हैं, उसी गर्मजोशी के साथ लोगों की मदद करते हैं, लोगों के काम के लिए आप लड़ते हैं। लेकिन 2022 से लेकर 2025, आज 8 अप्रैल हम आप यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं। इस अवधि में कभी आपको एक बार ऐसा लगा कि काश मैं विधायक होता? देखिए, उस जगह तो लगा ही कि एक काम नहीं हो पाया। हमारी जनता का काम, जो विकास का काम, और पैसा आ जाता कि और ओवरब्रिज बन जाता, और भी विकास के काम हो जाते, वो नहीं हो पाया। जो हमारे प्रोजेक्ट थे अभी पूरे नहीं हो पाए। जो मैं जैसे पॉलिटेक्निक लाए थे, अभी नहीं हो पाया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में लाया था, अभी नहीं हो पाया। तो कई काम हम ऐसे लाए थे प्रोजेक्ट, वो अभी काम धीमे धीमे। यही विधायक रहने पे तेजी में होता, क्योंकि ये विधायक जो हुआ है कोई काम ही नहीं कर रहा है। ये केवल विधानसभा थोड़ा बोलता है, फिर यहाँ आता ही नहीं। उसको क्या मतलब? रानीगंज में से वो कहीं दूसरी जगह भाग जाएगा, फिर उसको क्या रानीगंज? मैं तो रानीगंज का रहने वाला हूँ, भवन भाई का रहने वाला, इसी गांव पैदा हूँ, मुझको रानीगंज में काम करने में अच्छा लगेगा। उसको क्या मतलब कि रानीगंज अच्छा बढ़े, रानीगंज अच्छा हो, काम करे। अब इसलिए काम रुका। अभी आप, मैं कहता हूँ, कितने आवास रुक गए हैं, नहीं ला पा रहा है। उसको लिखना चाहिए, चिट्ठी बताना चाहिए, भाई ये चीज शासन वाली चीज तो तुम करोगे, मिलोगे तो क्यों नहीं आएगा? सरकार मेरी दे रही, आप उसको ला नहीं पा रहे हो, तो आप काम ही कुछ नहीं कर रहे हो। तो यही इतना खला कि मैं जनता को सुविधा नहीं। जैसे मैं मुख्यमंत्री जब कैंसर होता तो तुरंत मैं 1 हफ्ते में पैसा दिलवा देता था। 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, तुरंत मैं चिट्ठी लिखता था, मुख्यमंत्री जी 1 हफ्ते में पैसा उनके खाते में चले आता था। आपके क्षेत्र में? हाँ, हमारे से मैंने 50 करोड़ रुपया दिलवाया। ये सब क्षेत्र वाले जानते हैं, 50 करोड़ रुपया मैंने दिलवाया है मुख्यमंत्री कोष से। कम नहीं दिलवाया है, मुख्यमंत्री कोष से मैंने दिलवाया 5 सालों में। ये काम हम लोगों ने किया। तो अब क्या मतलब, एक मुख्यमंत्री कोष से पैसा नहीं दिलवाया कैंसर पीड़ित को? कितने बेचारे आते हैं, हम लोग अभी हम लोग दिलवा रहे हैं। तो हम लोग काम करने वाले नेता, यही खलता है कि बेचारे के काम कुछ नहीं हो पाता है, खल जाता है। विधायक जी, आपने शासन की बात की और गुंडों की बात की। अभी आपके ही विधानसभा में बांसी नाम का एक गांव है, वहां एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार होता है, और वो उसकी हत्या होती है, सुसाइड करती है। वो भी जांच का विषय है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक प्रश्न चिन्ह यहाँ भी उठाया गया। तमाम विपक्ष के नेता एकजुट हुए, लगातार सरकार पे हमलावर हुए। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए,
वो जो है मेडिकल में कुछ नहीं आया, आपने जो कहा वो बलात्कार का मामला नहीं था, उसको विपक्षी ने उठाया, लेकिन तब भी हमारी सरकार ने मुकदमा दर्ज किया। दूसरी बात, 3 लोग जेल में गए, एक शाहबाज था और वो लड़की कहीं मैं जहर खा लूंगी, और वो शाहबाज शादी नहीं किया। अस्पताल वाले के रोल था, अस्पताल वाले जब वो जहर खा ली तो अस्पताल वाले जो है वहां पर इलाज करने लगे, उसको सोचे हमारी बिटिया है, हमारे यहाँ काम करती है। चलिए उस बेटी के साथ सब लोग खड़े हुए, हम भी खड़े हुए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इलाज में बिटिया हमारी नहीं रही, लेकिन जब वहां घर पे ले गए उसको माँ के सामने, तो वहां पे बवाल करने हमारे पुलिसकर्मी ने बहुत जांबाजी से काम किया, वहां पर जान बचाई, लोगों को ले आए। फिर सुनिए, आप तहरीर रात को नहीं दे रहे हैं, कैसे मुकदमा हो जाता है? आप सुबह 8 बजे इंस्पेक्टर सीओ बुलाए, आपको पुलिस अधीक्षक ने कहा तहरीर दीजिए, 8 बजे आप उनके घर का ही एक आदमी बता रहे हैं, रिश्तेदार, कि इंस्पेक्टर कह रहे हैं 15 मिनट में FIR करके आ रहा हूं जो आप दे रहे हैं, तब भी आप लेकर चले गए बवाल करने। और किससे बात हो, मैं आपके माध्यम से आरोप लगाऊं, ये डिटेल जांच किया जाए। अखिलेश सरोज की किससे बात होती थी, जो वहां के प्रधान डायरेक्ट किससे बात होती थी बार बार, तो वहां ले चलो, वहां बवाल करो। तो किसने बवाल कराया? यहाँ का वर्तमान प्रधान, यहाँ का वर्तमान विधायक ने बवाल कराया, और बवाल भी कराया, अपना आया भी नहीं, जनता को मेरी फंसा दी है। उसी में सीओ हमारे घायल हुए, उनको चोटें लगी, सिर फटा, हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए, और अस्पताल अगर फूंक दिया जाता, अगर चौकी फूंक दिया जाता, वहां बवाल ईटा पाथर लोग करे तो कहते सरकार बचाई नहीं किसी को, और कोई विपक्षी आके वहां कर देता, आ जाते हैं भीड़ में, कोई और आ जाता है, तो कोई घटना। हमारी सरकार ने तुरंत मुकदमा किया, पोस्टमार्टम कराया, 3 डॉक्टरों का पैनल पर जांच हुई, डॉक्टरों ने पैनल दिया, बिसरा गई रिपोर्ट, और डॉक्टर की भी पैनल रिपोर्ट आ गई, और मैं आपसे 200 लोगों को अज्ञात मुकदमा हो गया। ये आर के वर्मा का कारण हो गया, न वहां बवाल कराते न मुकदमा होता। अब उन बेचारे को सुध नहीं ले रहा है, न्याय दिलाने बात, 1 रुपया समाजवादी पार्टी को देना नहीं, 1 पैसा देना नहीं, क्यों राजनीति आप सोच रहे हो? हम लोग ने अपने पास से भी पैसा दिया, और सरकार से कह के हमने ST आयोग के अध्यक्ष को बुलाया, वो आए पैसा दिए, और जो मांग थी बिटिया के परिवार की, मैं था वहां जब बेटी का ले गए थे अंत्येष्टि, मैं सब बात उनको माना। उन्होंने कहा कि SO नहीं रहे, SI गलत, दोनों लाइन हाजिर कर दिया कप्तान साहब ने। पैसा कल में हमने दे दिया, 4,13,000, दोस्त आप जानते हो, दे दिया कल, उसे खात्म चला गया। 1.5 लाख बीघा जमीन जो मांग थी वो दे दिया। बिटिया को वो हम लोग ने माना है नौकरी देने को, उसका भी कागज लिया जा रहा है, वो भी हम लोग करने चल रहे हैं, नौकरी भी देंगे। अरे भाई सब बात हम लोग मान लिए, एक बात उसमें थोड़ा बचा था, मुकदमा वापसी का, सरकारी मुकदमा, उसमें बताते कैसे क्या है, उसमें भी मदद होती। फिर आप विपक्षी को बुला रहे हो, वो प्रधान उनको बुला रहा है, पल्लवी पटेल जी को बुला रहा है, समाजवादी पार्टी नेता, फिर विपक्ष वाले भी आ रहे हैं, वहां बवाल कर रहे हैं, ये सब गलत बात है ना। वहां बेचारे को फंसा दिए जनता का, कुछ बाहरी लाके, कुछ बेचारे यहाँ के फंस गए, हमारे वासी के कसेबुआ सब फंस गए अगर बढ़ के। तो ऐसे नहीं फंसाना चाहिए, बिटिया को न्याय हो रहा है, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, अब परिवार संतुष्ट है, हमारी सरकार योगी जी की कर रही है, अब वो कह रही है, बयान भी दे रही है सब। तो आप लोगों को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, उसको पूरे तह में जाना था। मैंने पहले उस दिन से कहा था कि उसमें तह में जाए, जांच होने दीजिए। भाई हम कैसे कह दे क्या हुआ है, जब तक मेडिकल न हो जाए और उसका वो ना हो जाए, गवाही ना हो जाए, वो सब फॉरेंसिक रिपोर्ट ना आ जाए, हम कैसे कह दे क्या हुआ है। मैं यही कह रहा था, पहले जांच होने दो, FIR हो गई, जांच होने दो। अब देखो जांच में क्या आया, सब जानते हो। तो ये क्यों बवाल करा दिया? हमारी सरकार में FIR नहीं होती, बिटिया न्याय कितना मामला हमारे यहाँ सड़ौरा में हुआ, आर के वर्मा आया सड़ौरा में, धीरज ओझा ने तुरंत न्याय दिलाने का काम किया बिटिया को, आया आर के वर्मा, नई कोर्ट में आया आर के वर्मा, वहां SC नहीं था। और देखिए उस बेचारी को बेटी भी, एक बेचारी माँ फंसी है उसमें 60 साल की, वो भी सरोज है, वो बेचारी दाई का काम करती है, 4,000 रुपए नौकरी पे काम करती है। उसकी सरोज की कोई बात नहीं करता, मनोरमा सरोज की, उसकी जो बात करो, उसका क्या रोल है? वो बेचारी दाई का काम करती है, 4,000 में नौकरी, वो भी तो सरोज है। आप ये भी कह रहे तो ये भी दोनों समझिए अर्थ, उसकी भी बात होनी चाहिए बेचारी का, उसकी कोई बात नहीं की है, वो भी फंसी है मुकदमे में। तो मैंने कहने का ये मतलब है कि कई घटना यहाँ पर हुई बड़ी बड़ी, आर के वर्मा तो नहीं है, तुरंत कार्रवाई सरकार ने किया नहीं, इसमें मौका थोड़ा मिल गया, विपक्ष का वहां प्रधान था, वहां एक कसेरुआ का प्रधान है, सब मिलकर विपक्षी लोग मिलकर बवाल करा दिए। तो ये बवाल कराने से कितने लोग फंस गए, उसमें न्याय मिल रही है, हमारी सरकार पूरा कर दी और हमारी सरकार कर भी रही है। विधायक जी, आपकी अदावत अधिकारियों से बड़ी रहती है, विधायक रहते हुए भी आपकी बड़ी अदावत रहती थी।
धीरज ओझा जी की अदावत अधिकारियों से क्या इसलिए रहती थी कि धीरज ओझा अपने आप को आदरणीय धीरज ओझा जी अपने आप को बाहुबली विधायक साबित करना चाहते हैं, या इसलिए रहती थी कि धीरज ओझा जी के क्षेत्र का कोई काम या जनता का कोई काम नहीं रुकना चाहिए? देखिए, बाहुबली से नहीं थी, मैं सोचता था इसलिए रहती थी कि जनता का काम जो हम लोग दें वो जनता का काम हो। और जो हमारा बवाल भी हुआ था जनता की कहाँ लड़ाई, मेरा पर्सनल कोई काम नहीं था जी। जो हमारा बवाल हुआ था अधिकारियों से, तो जनता का काम नहीं करोगे तो मैं अभी भी लड़ूंगा भाई। जनता काम सही है तो मैं लड़ूं। अब देखो, सही काम किया प्रशासन ने, मैंने बड़ाई भी किया, पुलिस अधीक्षक डीएम को सबको, सीओ को सब बड़ाई भी कर रहा हूँ, उन्होंने सही अभी काम किया, बात से बड़ाई भी कर रहे हैं जी। अगर गलत करते तो मैं कहता गलत कर रहे हैं। तो मैं, जब जनता का काम होगा, सही काम होगा तो क्यों रहेगी। ऐसे में अधिकारीगण से ठीक भी है, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, योगी सरकार में सब अच्छा भी है, लेकिन जनता का काम नहीं होगा तो फिर मैं लड़ूंगा। ये तो मेरा भाई सिद्धांत है। मैं छात्र नेता हूँ, युवा मोर्चा का पदाधिकारी था, छात्र से राजनीति किया हूँ, मैं आज से थोड़ी नेतागिरी कर रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ। विपक्ष में राजनीति मैंने किया है बिल्कुल, और आज सत्ता में मैं हूँ, विपक्ष में मैंने बहुत कुछ किया है। आपने कहा छात्र नेता थे, आपने युवा मोर्चा से राजनीति शुरू की, उस दौर से होते हुए जब हम आज आप यहाँ बैठे हैं, इस पूरी यात्रा को, इस पूरी राजनीतिक यात्रा को अगर डिफाइन किया जाए तो तब के समय की राजनीति और अब के समय की राजनीति कितना बदलाव हुआ है आपके नजरिए से? हाँ, ये आप पहले छात्र नेता थे, युवा मोर्चा में थे, जोश युवाओं का, तुरंत एक्शन हो जाता था बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें बच्चे हैं, युवा है, सब वैसे हैं जी। धीमे धीमे जब आदमी राजनीति करता है तो परिपक्व होता है। तो इसमें भाई थोड़ा इतने साल से राजनीति कर रहा हूँ, 30 साल हो गया, 28 साल से जी। तो इसमें परिपक्वता आई, और इसमें जो है अब सोच समझ के निर्णय लेते हैं, क्या मामला उसको तह पे जाते हैं। पहले तह पे नहीं जा पाते थे, पहले तुरंत एक्शन ले लेते थे, मामला कुछ रहे कुछ हो जाए, हम जोश पा जाते थे। लेकिन अब मैं पता भी करता हूँ क्या मामला है, अब थोड़ा जाए, क्योंकि लोग बताते हैं गलत, मामला दूसरा कुछ रहता है, कई बार हमने जांच भी करा, देखा भी। तो अब जो है ये है कि राजनीति अब वो आ रही राजनीति नहीं, अब दूसरी हमारी सरकार में मैं हूँ, तो उसमें मुझको जाना चाहिए, हर चीज पता करना चाहिए, तब मीडियम बोलना चाहिए, तब उसके लिए राजनीति करना चाहिए। तो ये फर्क पड़ा है। मान्यवर, जब आप युवा थे, आप युवा मोर्चा की राजनीति करते थे, उस समय आंदोलन सड़कों पर होता था, लोग उतरते थे, आंदोलन करते थे। आज के दौर में देखा जा रहा है कि राजनीति बड़ी महंगी हो गई, आज की जो राजनीति वो बड़ी महंगी हो गई। ऐसे में आज के जो नए लड़के या नया वर्ग जो राजनीति में आना चाहता है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एकदम सही कहा। मैं युवाओं से कहूँ, पहले मैं तो संयम से काम करें, छात्र नेता भी जो आए संयम से काम करें। युवा को मैं संदेश देना चाहता हूँ, राजनीति में आप देखिए बढ़ सकते हैं भाई। उत्तर प्रदेश में 403 सीट है, एक बात सोचिए, और उसमें 403 विधायक बनना है। लेकिन मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, जो यहाँ का जो लोकल मुद्दा है, सब लोग तो बढ़ नहीं पाएंगे भाई बिल्कुल, लेकिन जो लोकल सही चीज वो भी समझे, कहीं ये ना निर्णय ले ले कि उनको बाद में बेचारे झेलना पड़े, मुकदमा हो जाए, और उनको गरीब आदमी को बता, मैं भी क्या, मैं बहुत उसमें था, मैं भी उठाऊं, उसमें ये चीज जोड़ के चलना है। ऐसे लोग को जोड़ना है जो सही निर्णय दे, और सामूहिक निर्णय होकर हमको काम करना है। चाहे किसी चीज का कार्यक्रम इकट्ठा भी करना है तो सामूहिक होना चाहिए। अब लोग कहते हैं जबरदस्ती एक गाड़ी ले लिए, एक गनर बैठा लिए, अब मैंने देखा ट्रेंड, एक गाड़ी ले लिए हो गए समाज सेवी, और एक जो है बैठा लिए, वो थोड़ा क्या नाम है वैसे टाइप रख लिए, गनर टाइप वो रख लिए, और कुछ तेल भरा लिए, सोचे तुरंत हम एक पोस्टर चपकवा दिए, तुरंत हम नेता हो जाए, हमको लोग जान जाए, तुरंत हमको पार्टी भी देने लगे टिकट, और हमको जनता भी तुरंत एक आध कंबल बांट दिए, हाँ, एक आध कुछ बांट दिए अलग से, तो तुरंत नहीं। इसके लिए आपको जनता के बीच में संघर्ष करना, जनता पहले अपनी पहचान, वो खुद ही आपकी होल्डिंग फोटो लगाएगी, आप खुद आप सोचेंगे आपके लिए काम करोगे, उधर अस्पताल उनका इलाज कराइए, उनके पुलिस का कोई मामला तो उनको ले जाकर संयम से, उनको एसओ से बात करिए, सीओ से, ये मामला है उनको सही बताइए, अस्पताल में लेके जाके वहां जनता का इलाज करा। मैं तो जाता था, कोई अगर अस्पताल फोन कर देता मैं तुरंत पहुंच जाता था, गाड़ी बाइक उठाता तुरंत पहुंचता, उसका मैं इलाज पूरा करा तभी हटता, पूरा एक्सरे उक्सरे सब करा के संतुष्ट करके। वो जनता याद करेगा जिसको आपने तुरंत मदद किया, और पुलिस में कहीं मामला हो गया, फंस रहा है, उसमें मदद करिए तो आपको मदद करेगा। ये सब मामला आप संयम से जाके उठाइए, आप अपनी बात रखिए, तुरंत ये ना सोचिए, अरे 15-20 साल आप काम करिए, आप तुरंत होल्डिंग लगा सोच रहे हो कि अब सब चीज हो जाए, तो नहीं हो सकता है ना। आप तुरंत याद करें, हम लोग भी सहयोग करेंगे जी,
अब करते हुए कई युवा नेता हम लोग ने भी बनाया, अभी भी बना रहा हूं। एक उम्र होती है 16 से 21 वर्ष, जिसमें ये बनने की उम्र होती है, इसमें करियर चुनना होता है, आपको अपने सपनों को आगे बढ़ाना होता है, अपने करियर को एस्टेब्लिश करना होता है, भविष्य को बेहतर बनाना होता है। और यही उम्र माननीय आकर्षण का होता है, जो युवा चाहता है कि इसी समय हम सब कुछ कर लें। तो नए लड़कों को जो राजनीति में आना चाहते हैं या जो राजनीति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि पहले पढ़ लिख कर करियर बनाएं या राजनीति में सीधे चले? मैं तो इतना कहूंगा, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे तभी राजनीति की सीख भी सीखेंगे, अगर राजनीति करना हो। लेकिन सोचेंगे कि हम पढ़े ना और जान जाए सब, आपको बात करना है ऐसो से, आपको किसी अधिकारी से बात, आप जानते भी संविधान में सीपीसी क्या है, आईपीसी क्या है, कैसे आपको कैसे मतलब है, वो आपको बता देगा ये है वो है, तो आप क्या कर पाएंगे? पहले आप पढ़िए, ये जरूर है, पढ़ाई तो जरूर मस्त पढ़िए आप, उसके से धीमे धीमे ये भी करते रहिए। मैं नहीं कहा अगर राजनीति आपको मन है आप करिए, लेकिन जानकारी करके हर चीज, तभी आप बात कर पाएंगे अधिकारीगण से, नहीं तो नहीं बात कर पाएंगे, नहीं बता पाएंगे आप। तो इसको पढ़ना तो जरूरी है। मैं छात्र नेताओं से कहना चाहूंगा, और छात्र नेता तभी उठाए जो गड़बड़ हुआ कॉलेज में कोई हुआ, तो उसके लिए पहले बात करें जी, जब नहीं सुने उसके पहले और बात करें, ऊपर बात करें। अगर नहीं होता है तब वो सड़क पे आए। तुरंत सड़क पे जो आते हैं ये थोड़ा हमको वो नहीं लगता है, क्योंकि उसमें फंस जाते हैं, उनका करियर भी FIR हो गई, मुकदमा हो जाता है, कभी नौकरी करना चाहे, क्योंकि बहुत लोग बेचारे फंस गए, नौकरी कर रहे हैं, तो सब राजनीति में कहाँ आगे जा पाते हैं। तो मैं सबसे कहूंगा आपके माध्यम सब पढ़ाई जरूर करें। मान्यवर, कुछ ऐसी चीजें हम चूंकि क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, जनता लगातार कुछ ऐसी बातें करती है जिसकी पुष्टि हम नहीं करते, ना हमारा चैनल करता है। लेकिन चूंकि हम आपसे इसकी पुष्टि चाहेंगे, ये कहा जाता है कि साहब माननीय विधायक जी की ऑडियो बड़ी वायरल होती है, कभी अधिकारियों से भिड़ते हुए और कभी किसी आम क्षेत्रवासी से भिड़ते हुए। तो क्या ये बनाई जाती हैं या वास्तविक होती हैं, इसको लेकर आप आज क्लियर कर दीजिए जनता के बीच। देखिए, ऑडियो वायरल इस समय नहीं हुई, 22 तक हुई थी। बात सही है जी। जब कार्यकर्ता का कोई मामला आ गया तो उसमें भिड़े, कोई और मामला अधिकारी वर्ग से हो गई, तो कुछ लोग, हम तो करते नहीं, कुछ लोग किए हैं, लेकिन उसमें हमने देखा कई जगह वो भी हुई, टेम्परिंग भी हुई ऑडियो में जी। कुछ चीज हम नहीं किए तो उसमें भी जोड़ दिया गया। तो ऑडियो वायरल किए, मैं ये भी कहना चाहूँ 22 से 25 तक एक भी ऑडियो वायरल नहीं हुई। अभी मैं संयम, मैं अपने आप खुदे बरत रहा हूँ कि कोई ऐसी बात ना हो, अब मैं बैठ के बात करता हूँ। तो ऑडियो तब वायरल नहीं, लेकिन जो पहले करवाया गया ऑडियो हमारी छवि धूमिल करने के लिए सब। लेकिन अब जनता ये भी तो कहती है ऑडियो वायरल, विधायक हो ऐसा, भाई अपने कार्यकर्ता के लिए भिड़ गया जी, जवाब दिया जी, काम कराया, ये भी कहते हैं लोग। बिल्कुल, लेकिन जो है दो पहलू पे आप देखा जाए, दोनों पहलू पे, एक पे गलत भी एक पे सही भी। तो मैं तो दोनों पहले पे अगर हो गई तो इसमें नेतागिरी तो राजनीति में हाईलाइट भी होना चाहिए। बिल्कुल, तो हाईलाइट भी हो जाता है आदमी। सर, प्रतापगढ़ की बात की जाए, प्रतापगढ़ की छवि प्रदेश में ही नहीं देश में ये पिछड़े जिलों में आती है। 10 साल आपकी सरकार केंद्र में रही और तीसरा टर्म केंद्र में चल रहा है, 8 वर्ष प्रदेश में पूर्ण हो गए हैं। आदरणीय धीरज ओझा जी को क्या लगता है, ऐसा क्यों है कि प्रतापगढ़ की जो छवि थी पिछड़े जिले की, वो आज भी वही बरकरार है? आगे प्रतापगढ़ क्यों नहीं बढ़ पाए, क्या कारण इसके पीछे आप मानते हो? मैं, हमारी सरकार में बढ़ रही है, ये बात सही है, लेकिन बहुत से काम अभी बाकी हैं। जैसे औद्योगिक क्षेत्र बन जाएगा संसारपुर का, निवेश होने लोग आने लगेंगे। हाँ, और बाईपास वाला बन गया तो लोग सड़क से हो जाएंगे जी। अब मेडिकल कॉलेज बना, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो बाहर के बच्चे पढ़ने आएंगे, यूनिवर्सिटी भी एक हो जाए तो। लेकिन प्रतापगढ़ की छवि बदल रही, पहले अपराधगढ़ माना जाता था, लेकिन प्रतापगढ़ विकास में, पर्यटन में आगे बढ़ रहा है। प्रतापगढ़ में बड़े बड़े काम भी हुए जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार में हुए काम जी, ये बड़ा काम है। इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ, औद्योगिक क्षेत्र हुआ, इससे जो है बढ़ेगा, रोड भी अच्छी बनी। तो अब जैसे कि वहां पर महिला अस्पताल भी एक बड़ा बना, एक रानीगंज में भी बन जाए, इससे जो है वहां पर लाभ होगा। जनता ट्रामा सेंटर भी बना, उसमें और डॉक्टर आ जाए। तो लेकिन अब बढ़ रही है छवि, पर्यटन के दृष्टि से बड़ा कहला लोग जाते हैं। आप देखिए शनिदेव धाम लोग दर्शन करने जाते हैं, हमारे वहां बराही देवी लोग दर्शन करने जा रहे हैं। तो
बराही देवी को लोग जाने, पहले नहीं जानते थे, आप सही कह रहे हो। शनि देव को लोग जानते थे लेकिन उतना नहीं। अब बाहर के लोग दर्शन करें, बराही देवी में बाहर के लोग दर्शन करने आए, हमारे बेलखर नाथ में आए, भूषण नाथ में आ रहे हैं, आप देखो मनगढ़ में जा रहे हैं लोग, तो अब प्रतापगढ़ को लोग जाने अब आने लगे। बराही देवी की जब आप बात करते हैं तो बराही देवी की पहचान एक महोत्सव से हुई, वो महोत्सव आपके कार्यकाल में किया गया। बराही देवी को लोग ने ना कि जिले में, प्रदेश में, बल्कि देश में लोग अब जानने लगे। प्रतापगढ़ की बात की जाए तो एक स्मार्ट सिटी का टर्म दिया जाता है। आपके बगल में प्रयागराज है, उसको स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया, वहां उसका काम भी दिखता है। आदरणीय विधायक धीरज ओझा जी को क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी जरूरी है या स्मार्ट गांव जरूरी है? देखिए, जो सिटी है, जैसे हमारे टाउन एरिया, वहाँ सिटी वाला अच्छा हो जाए। प्रतापगढ़ मेरा शहर है, नगर पालिका, वो ठीक हो जाए, जो है ये तो अच्छा हो जाए। लेकिन स्मार्ट गांव भी होना चाहिए, क्योंकि गांव से हमारा शहर बसता है, और गांव में हर सुविधा भी। देखिए, अब तो गांव में लोग रहने, बिजली मिलने लगी उनको जी। पहले बिजली, मुझको याद है, मैं गांव में ही रहता था, रात की पाली, दिन की पाली एक एक हफ्ता आती रही, रात में कभी 2 घंटा आई, वो भी चली। अब बिजली रहने लगी गांव में। गांव में सड़क भी अच्छी हो गई, पानी की सुविधा भी हो गई, पाइपलाइन चल रहा है, अस्पताल की सुविधा में दवा वो मिलने लगी। गांव में भी अब हो रहे, शौचालय बन गए, गरीब आदमी का प्रधानमंत्री आवास बहुत हो गए, एक गांव 50-50, 60-60, 70 आवास बने। तो गांव में, लेकिन गांव में और ये हो जाए, स्वच्छता के लिए हो जाए, भाई डस्टबिन बन रहा है, उसमें आदमी डाले, गंदगी हो रही तो उसी में डाले जी। तो भी हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत कहा, अब लोग डालने भी लगे हैं। तो लेकिन इस बार गांव भी बन जाए, जो तालाब हमारे हैं वो अच्छे बन जाए, पेड़ पौधे और लग जाए, लगे, क्योंकि पेड़ बहुत काटा गया जी, पेड़ पौधे लग जाए, हमारा तालाब अच्छा हो जाए हाँ गांव में, तो इससे हरा भरा हो जाएगा। तो ये काम अगर और हो जाए, वैसे हमारी सरकार इस पे बहुत ध्यान दे रही है, पर्यावरण पे भी से ये भी होगा, तो स्मार्ट गांव बनना बहुत जरूरी है जी। मुझको पूर्ण विश्वास है हमारी सरकार इसमें काम कर रही है, और एक दिन लगेगा कि आपको स्मार्ट गांव भी हो रहे हैं। प्रतापगढ़ के युवाओं की बात की जाए तो कहा जाता है कि प्रतापगढ़ के युवाओं में बड़ी क्षमता है। आदरणीय विधायक जी इसको लेकर क्या सोचते हैं? एकदम है क्षमता प्रतापगढ़ के युवाओं में। एक आप चले जाए बहुचरा गांव, यही बगल है, IAS PCS का गढ़ है, इतने IAS, इतने PCS, जिस आप चले जाए शौचालय सचिवालय में, आपको लगेगा आप एनेक्सी जाइए, आप लोग भवन जाइए, सब जगह प्रतापगढ़ के अधिकारी मिल रहे हैं हमको। एक से युवाओं में यहाँ पर खेल में बढ़ रहे हैं। अब हमारी एक बेटी बढ़ी, एक हमारा क्रिकेट में बेटा बढ़ा, पट्टी का IPL खेल रहा है, क्रिकेट में भी आगे हम लोग जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर हमारे यहाँ भी कई बढ़े, विष्णुपुर हमारे बढ़े, तहसीलदार कई हुए, हमारे कालम बढ़े। तो अब तो युवाओं में क्रेज आ गया ना, प्रतापगढ़ में युवा तो बहुत आगे जा रहे हैं। हमने सेना में हमारे युवा एक से एक गए, आप देखिए सेना में गजब, एक शहीद हुए कितने लोग, विजय शुक्ला जी हमारे यहाँ शहीद हुए, आप जानते होंगे, पाड़े तारा में, कई और रावेंद्र विक्रम जी शहीद हुए। तो अब तो प्रतापगढ़ में जो है युवा जो है पूरा लड़ाई लड़ता है। प्रतापगढ़ का युवा तो बहुत आगे जा रहा है, हर जगह जब होती है ना, तो प्रतापगढ़ का जरूर पढ़ाई में हम टॉप करते हैं। आप देखिए, अगर रिजल्ट निकलता है तो प्रतापगढ़ युवा जरूर रहता है, बेटी हमारी रहता है, युवा रहता है। तो ये प्रतापगढ़ में तब तो ये भूमि जो है अब तो उज्जवल हो रही है ना। और हम तो देखिए जहां जाते हैं अधिकारीगढ़, इंजीनियरगढ़, हम बाहर भी गए, हमको मिले प्रतापगढ़ वाले, निश्चित हमको अच्छा लगता है, कहाँ से आए हैं भैया, प्रतापगढ़, हम वहीं से हैं, तो अच्छा लगता है। और जहां भी गए आप देखिए, यहाँ का युवा अगर 200 रुपए के लिए गया बंबई में, तो मैं कई लोग को जानता हूँ 200 को कितने करोड़ क्या प्रॉपर्टी बना के आज नाम कर रहा है। चाहे मुंबई गए हैं, चाहे दिल्ली गए, मैं इसी रानीगंज में जानता हूँ, बेचारे गए गरीब पर, लेकिन वहां बन गए। यहाँ का युवा प्रोडक्शन किया, काम किया ना, तब बने ना। तो ऐसे है लोग। तो प्रतापगढ़ का युवा तो अब तो बहुत आगे जा रहा है। हम तो हर जगह, हर क्षेत्र में, खेल में भी आगे जा रहा है, और पढ़ाई में भी आगे जा रहा है, इंजीनियरिंग में, शोध में भी आगे जा रहा है, हर चीज प्रतापगढ़ का युवा आगे जा रहा है। हम कई नाम आपको बता देंगे, सब गए हैं। प्रतापगढ़ की युवाओं की बात की, प्रतापगढ़ के युवाओं की आगे जाने की आपने बात की, ये वही प्रतापगढ़ है, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, इस सरकार को छोड़ दिया जाए, 22 से चलने वाला सत्र छोड़ दिया जाए, बीते जितनी भी सरकार रही इसमें 2 या 3 मंत्री प्रतापगढ़ से जरूर रहे, लेकिन आज भी माननीय विधायक जी प्रतापगढ़ के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए अपना घर, अपना गांव, अपना शहर छोड़ना ही पड़ता है। आज भी मुख्य रूप से रोजगार के लिए लोगों को दिल्ली मुंबई जाकर अपना माथा रगड़ना ही पड़ता है। माननीय विधायक जी, आपकी सरकार है, आपकी सरकार प्रतापगढ़ के युवाओं के लिए इस दिशा में क्या कर रही है? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं विधायक था और मैं एकदम से, मतलब कोरोना काल आ गया उस बीच में,
और मैंने यूनिवर्सिटी में, मैं आपको पेपर कटिंग भी दूंगा, मैं आपको ऑर्डर भी दिखाऊंगा। नहीं नहीं, वो हमने पढ़ा। सुने, मैं आपको दूंगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था घोषणा यूनिवर्सिटी करने के लिए, उस शिक्षा के लिए, और लगभग मैं करा भी ले गया था। लेकिन एक उसमें कठिनाई आ गई, जो हमने कॉलेज जो सूची दिया था, सब बना के रिपोर्ट जाती है जी, उसमें सूची गई, दोबारा एक सूची, उसमें कमी आ गई। उसके बाद चुनाव आ गया, और चुनाव आने के बाद जो है 22 में चुनाव आ गया। अब वो चुनाव आ गया तो उसमें कोई पैरवी, मैं हार गया चुनाव, उसमें कोई देखिए, मुख्यमंत्री जी जब यहाँ का प्रतिनिधि जाकर वहां पर मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री, तभी काम होगा। बार बार उनको याद दिलाना पड़ता, कहना, जैसे हम लोग बात करते हैं, कहना पड़ता। अगर आप कहेंगे क्यों नहीं करेंगे, तो ये भी हो जाता। दूसरी बात, अब औद्योगिक क्षेत्र जो हमारा संसारपुर का बन जाएगा, तो ये पलायन रुकेगा। जो आपने कहा, अपनी दुकान लोग डालेंगे वहां, फैक्ट्री लगी वो भी काम करेंगे, छोटी फैक्ट्री चाहे 50 लोग की लगे, चाहे 150 लोग, हम जमीन फ्री देगी सरकार हमारी, तो ये पलायन रुकेगा। लोग धन अपना यहाँ पर करेंगे, फिर घर चले आएंगे शाम को, तो पलायन रुकेगी। भाई सरकार इसलिए काम कर रही, और जो कई योजना केंद्र सरकार ने चलाया है, उस पे भी कई लोग फैक्ट्री डाल रहे हैं छोटे छोटे, तो भाई सरकार इस पे कम है, पलायन अब कम होगा, मैं आपको दिखेगा। लेकिन अब 22 से कुछ यहाँ पर जनप्रतिनिधि हम और मंत्री जी दोनों हार गए चुनाव, मोती सिंह जी, उसमें जो है काम लाने वाले हम लोग थे, तो हम लोग दोनों हारे, इसलिए प्रतापगढ़ थोड़ा पिछड़ा 22 इसमें। लेकिन अब फिर से भगवान ने आशीर्वाद दिया, फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, फिर हम लोग काम लाएंगे, प्रतापगढ़ आगे बढ़ाएंगे, जो युवाओं का काम है हमसे कहेंगे, युवाओं के लिए हम लोग काम करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर विधायक जी 22 में विधायक हुए होते तो प्रतापगढ़ को यूनिवर्सिटी का आशीर्वाद मिल जाता? 100% ले लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री, मैंने जो कहा सब किया हमारा। मैंने स्टेडियम मांगा कर दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज मांगा कर दिए, मुख्यमंत्री वो मांगा, पॉलिटेक्निक हमारा कर दिए, बन रहा है खामपुर में। मैंने इतना थाना मांगा 2 कर दिए, रोड बड़ी बड़ी मांगा मैंने दे दिए, जेल रोड जगनीपुर इतनी बड़ी रोड दे दिए, 30 किलोमीटर वो रोड दे दिए। आप जानते हो यहाँ से जाती है सवंसा से, आप जानते हो यहाँ जो ये पुल है अपना बगल में, यही दुर्गागंज के पास, वहां की रोड दे दिए, ये वाली रोड देखिए, जामताली वाली रोड देखिए, अब सब रोड जो हम लोग मांगे माननीय मुख्यमंत्री सब दे, जो कि करो, ऑक्सीजन प्लांट बनवा दिए हमारे ट्रांसफर सेंटर में मुख्यमंत्री जी, तो हमने जो मांगा सब दिए। ऐसे नहीं देते विकास का, हम तो जो मांगे सब कर रहे, हमारा तो सब काम कर रहे थे, और हमने जो मांगा यहाँ पर अच्छा जो है बिल्डिंग देखिए, इतना बढ़िया 100 बेड ड्रग हाउस करवा दिया हमने, 100 बेड अस्पताल बनवा दिया वहां पर जी। नगर पंचायत मैंने मांगा, पृथ्वीगंज हो गई, सोमनसा हो गई, नई नगर पंचायत, आप जानते हो जी कितना बड़ा कस्बा था, लेकिन उसको मैंने नगर पंचायत करा दिया। रानीगंज का सीमा विस्तार करा दिया, आप जानते हो रानीगंज में इतनी बड़ी 5 साल की नगर वो थी, क्या नाम है, नगर पंचायत, और 5 साल से विस्तार होता है, कहीं होता है? आपने सपने में बता दो कहीं हुआ? 25 साल उसका वो है, और मैंने 5 वर्ष के अंदर ही नगर पंचायत का सीमा विस्तार करा दिया, यहाँ पर क्या नाम है, रानीगंज का। तो हम लोग जो मांगे सब किए मुख्यमंत्री जी, फिर मांगते कहते कि यूनिवर्सिटी की जरूरत है, माननीय मुख्यमंत्री करते हैं, यूनिवर्सिटी अपनी बात रखते। जनता को क्या आश्वासन देंगे, भविष्य का क्या आश्वासन होगा युवाओं को? ठीक, मैं जनता से अपील करता हूँ, और खासकर युवाओं से, आप पढ़ाई करिए, आप अच्छे दिशा में काम करिए, हम लोग आपको आगे बढ़ाएंगे, जो हमारी बहन बेटी है सबको आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरे युवाओं से कहूंगा कि आने वाला दिन आप लोगों का है, युवा का ही है दिन, जब भी कभी और मौका मिलेगा रानीगंज के लिए, प्रतापगढ़ के लिए हम लोग और काम करेंगे। और निश्चित है जो भी आप लोग सपनों में सोचे होंगे कि वो लखनऊ में है, प्रयागराज में है, वो प्रतापगढ़ में नहीं है, वो प्रतापगढ़ में मैं कह रहा हूँ, आप इस चैनल से कह रहा हूँ कि प्रतापगढ़ में वो चीज लाऊंगा, और सरकार से लाऊंगा कि मैं आपसे एकदम रूबरू होकर कह रहा हूं कि जो मैं कहता हूं करता हूं, जो मैंने कहा था मैंने किया था। आज बराही देवी स्टेशन जो मैंने कहा था, कितना बड़ा काम हुआ वहां, कितना स्टेशन चमक रहा है। इसलिए जो हम लोग कहते हो करते, तो जब हमको मौका मिलेगा, और युवाओं से भी आपसे कहो, आप पढ़ाई में ध्यान दे, खेल भी अच्छा खेले उस पर भी ध्यान दे, नहीं पढ़ाई में जरूर ध्यान दे। जब आप पढ़ लिख लेंगे तभी आप जो है आप सबसे अपनी बात ठीक से रख सकते। अगर पढ़ेंगे नहीं तो अपनी बात आप ठीक से रख नहीं सकते। सरकार इतना पढ़ाई में आपको दे रही, सुविधा दे रही, तो आपको पढ़ना चाहिए। माने विधायक जी, रैपिड फायर राउंड हम खेलेंगे, मैं एक नाम लूंगा, एक लाइन में उस पर आपको जवाब देना है। तो शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी विश्व के बड़े नेता है हमारे, मोदी जी सबसे अच्छे नेता, विश्व के बड़े नेता मोदी जी। राहुल गांधी जी। अरे तो पप्पू है, वो कौन नेता है? तो अभी देखो लोकसभा में सो गया था, इतना बड़ा वक्त बिल का वो था, वही सो गए। वोट देने आए हवाई चप्पल में लोकसभा में, आज तक मैंने देखा नहीं कोई हवाई चप्पल मारा है।
तो ऐसे नहीं होता है। वो तो एकदम पप्पू है, वो तो कुछ ज्ञान ही नहीं उनको। अमित शाह जी, अरे तो नौपुरुष हो गए हैं गृह मंत्री जी हमारे। उन्होंने अभी देखिए इतना वक्त बोल बोला है, 4 बजे सुबह गए हो। उन्होंने जो अपने 35 से धारा 370 35 से हमारे गृह मंत्री ने कितना बढ़िया बचा। अभी भी जवाब विपक्ष का कितना दिए। इसमें लौह पुरुष है गृह मंत्री जी, चाणक्य है, समझ लीजिए उनको चाणक्य कहा जाता है। माननीय नितिन गडकरी जी, वो भी सड़कों का जाल बिछा दिए। उनके जमाने में देखिए कितनी सड़क बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, गजब का काम कर रहे हैं गडकरी साहब हमारे। चारों तरफ आप देखिए कितना काम है, हाईवे बन रहा है, उधर जहां जाइए काम ही काम हो रहा है। तो गडकरी जी तुम्हारे हाईवे के वो राजनाथ सिंह जी, वो भी जो है भाई देखिए रक्षा में काम हो रहा है। अभी राफेल लेके आए, वो जाके खुद चला के वहां गए। और आज जो है हमारी सेना कितना पावर दिए है, सेना घुस के मार रही है पाकिस्तान में, आतंकवादी मारे जा रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान एक दगाएगा तो यहाँ 100 दगाएंगे हमारे रक्षा मंत्री जी। और निश्चित आप देखिए इतना बढ़िया, हमारे यहाँ तो सब अच्छा काम, हमारे तो ये तो राष्ट्रीय नेता सब अच्छा काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी, अरे तो उत्तर प्रदेश को चमका दिए, सनातन युग कर दिए, सनातन युग है इस समय। कानून व्यवस्था स्थिर ला दिए हमारे मुख्यमंत्री जी। और आज इतना काम आप देखिए, संगम में कितना डुबकी लगवा दिए माननीय मुख्यमंत्री जी। और प्रभु श्री राम का राम मंदिर अयोध्या में बना, वो देखिए इन्हीं के जमाने बना, जो संत है। आप देखिए कॉरिडोर बना है बनारस में, विंध्याचल में बन रहा है। और निश्चित है आज जो युवाओं को नौकरी मिली, फ्री नौकरी मिल रही है। अभी उसके पहले आप जानते थे कि नौकरी कहाँ मिलती थी, कैसे समाजवादी पार्टी में। तो योगी जी तो बता दिए कैसे होता है काम। और आज योगी जी, ये भी मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं। और बाहर भी जब जाते हैं मुख्यमंत्री जी हमारे, वहां भी भीड़ उनको सुनने के लिए तैयार बैठी है। ये थी योगी जी। मैं दिल्ली चुनाव में लगा था, आपसे मैं कह रहा, मैं मुंडका विधानसभा में लगा था, मैं चुनाव वहां जीता मुंडका, वहां मैं प्रवासी था। वहां भी मुख्यमंत्री जी की मांग हो रही थी महाराज जी की। तो महाराज जी हमारे इस समय अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी क्या बोले, उनको पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन समझ में नहीं आता क्या बोल देते हैं। किसके ट्वीट करने वाले नेता है, उनको समझ नहीं है कोई। अब उनको यही देखिए, ये बासी वाली घटना में वो कहते हैं पीडीए, अब उनके देखे उसमें यादव फंसे हैं, मुस्लिम फंसे हैं, एससी भी है, तो उनका क्या है आप देखिए उसमें, देखिए घटना में। तो उनको तो पता ही नहीं, बाद में दूसरा ट्वीट कर रहे हैं। तो उनको तो पता ही नहीं राजनीति कैसे किया जाता है। और जात की केवल वो राजनीति करते हैं, वो केवल एक जात की, 2 जात की राजनीति कर रहे हैं, 1-2 जात की। चंद्रशेखर रावत को सबकी राजनीति करना चाहिए, इसलिए वो हमको कोई मतलब नहीं। अखिलेश यादव को 12 से 17 हम लोगों ने उनका कार्यकाल देखा है, दंगा युक्त बना दिए, अपराध युक्त बना दिए। चंद्रशेखर रावण की जो बोली भाषा है, कोई पढ़ी लिखी बात नहीं लगती है। वो सांसद में बोलते हैं कि पहुंचे हैं, उसकी भाषा हमको अच्छी नहीं लगती। जात के नेता वो भी बन रहे हैं, लेकिन जात के नेता सहारनपुर में एक हरिजन की बिटिया की शादी थी और एक वर्ग के लोग रोक दिए शादी में। चंद्रशेखर रावण वहां नहीं गए, सहारन वहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग गए, वहां उस बिटिया को शादी कराए। चंद्रशेखर आजाद केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद बोलने का उनको ढंग ही नहीं है, कैसे किसको बोला, चाहे जनता। आप देखिए अधिकारी पढ़ी लिखी वाली बातें नहीं बोलता, हरदम गुंडई वाली बात, तो अपराधी वाली बात भाषा है उनकी, इसलिए हमको वो भी नहीं पसंद है। प्रतापगढ़ की बात करते हैं, राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह। मोती सिंह अपने यहाँ क्षेत्र बहुत काम किए हैं, अच्छे नेता हैं, बहुत दिन से विधायक थे हमारे, और एमएलसी भी थे तब भी अच्छा काम किए, विधायक भी थे तब भी अच्छा, बहुत उसके लिए काम पट्टी में चमकाया उन्होंने, इसलिए एकदम अच्छे नेता है। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, देखिए अपने क्षेत्र में वो भी अच्छा नेता है, एकदम काम करते हैं, जनता का सुन रहे हैं, काम भी किया है उन्होंने वहां भी। प्रमोद तिवारी जी, वो भी अपने अच्छा नेता है, वो भी अपने यहाँ ठीक ठाक काम कर रहे हैं, अपने यहाँ राज्यसभा के सांसद हैं इस समय, और उन्होंने भी काम किया है। और मैं इतना कहूंगा कि अगर अच्छे नेता ना होते तो इतनी बार जीतते नहीं चुनाव, तो जनता उनको जिता रही है, तो हम लोग कह रहे हैं अच्छे नेता। संगम लाल गुप्ता, इन्होंने 5 साल, हम लोगों ने 2 साल वो देखा कार्यकाल इनका, क्या नाम है उसका, आपने देखा अभी विधायक का 5 साल हमने सांसद का देखा, केवल भाषण और वो दिए, लेकिन ऐसा कुछ प्रतापगढ़ की जनता के लिए उन्हें सौगात तो दिया नहीं, ये अच्छा लगे। डॉक्टर आर.के. वर्मा, आर.के. वर्मा तो केवल जनता में जहर बोल रहा है, वो जनता को जो है वो कर रहा है, जात पात लड़ा रहा है। जैसे आपके पास बैठेगा
तो जैसे एक जात पटेल पास बढ़े उसकी बात करे, श्रवण पाए उसकी बात करेगा, यश पास बढ़े वहां बात करे, केवल हम लोग को लड़ाता है। और सनातन में कहता है कि ये पूजा मत करो, ये तिरही मत करो, ये बरखी, अरे क्या है? सनातन इतने युगों से चला आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये तो जहर भोग रहा है आर के वर्मा। ये समाज के लिए अच्छा आदमी नहीं है आर के वर्मा। प्रोफेसर शिवाकांत तो जो है, देखिए तो मंत्री थे प्रोफेसर, कई दलों में आए, कई दल में गए, अभी दल बदलते रहते, किस दल में कहा जाए क्या करें इनका कोई। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र, रानीगंज विधानसभा में तो आप जानते ही मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं यहाँ राजनीति कर रहा हूँ और जनता जो है मुझको विधायक बनाई। अब की कुछ वोटों मेरा वोट बढ़ा, कुछ वोटों से मैं चुनाव हारा, लेकिन आज भी जनता में आप अभी सर्वे करा दिए कौन लोकप्रियता किसको है, तो आपको पता चल जाएगा। माँ बाराही देवी धाम, अरे देवी माँ हमारी शक्तिपीठ है और जानते हो आप दुर्गा सप्तमी पाठ में वर्णन है माँ बाराही, वहाँ आला उदल का कुआं भी है। आप देखिए वहाँ बहुत से लोग, अब की आपने देखा अभी नवरात्र में सोमवार और शुक्र इतनी भीड़ लगी, मेला लग रहा है। बराही देवी अब स्टेशन बन गया, चमक रहा है, यहाँ भी बहुत से ट्रेन पर्यटन का बढ़ावा हो रहा है, तो निश्चित वहाँ दर्शन हो, हमारी कुल देवी हमारी शक्तिपीठ है, वहाँ दर्शन हो रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव, 2027 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा चारों तरफ और जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव और पूरा सब लोग लगते, हम लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी के सब सीटों पर कमल खिलाएंगे, हम लोग संकल्प लिया है। रानीगंज की जनता के नाम एक संदेश। रानीगंज जनता से कहूंगा कि आप लोग किसी काम के लिए आप संयम रखिए और कोई भी काम आप सरकार से कहेंगे, हम लोगों से कहेंगे, आपकी बात हम लोग पहुंचाएंगे और हर बात आपकी वहां पर पहुंचेगी जहां आप चाहते हैं। इसलिए रानीगंज जनता से इतना कहूंगा, किसी बहकावे में ना आवे, रानीगंज में अमन चैन रहे। रानीगंज में जो काम बाकी है उस काम को हम लोग कराएंगे, अपने मोदी जी से कह के, अपने योगी जी से कह के, यहाँ के प्रशासन को कह के। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो आपसे हमारे साथ आदरणीय धीरज ओझा जी, जो अपने क्रांतिकारी रूप के लिए हमेशा जाने जाते हैं और रानीगंज प्रतापगढ़ से लेकर लखनऊ दिल्ली तक अपनी जनता के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। ऐसे ही तमाम प्रतापगढ़ की विभूतियों से आपको हम रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।